यह कहानी उस समय की है जब अमेरिका और इराक की जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इन दोनों सैनिकों को एक दूर पड़े इलाके में भेजा गया था ताकि वे नई बन रही पाइपलाइन की सुरक्षा देख सकें। उन्हें यह नहीं पता कि वहां उनका सामना होने वाला है इराक के सबसे खतरनाक और बदनाम स्नाइपर से, जुबा से। कहानी शुरू होती है। हम इराक का वीरान तपता हुआ इलाका देखते हैं। युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। मैथ्यूज और आईजैक कई घंटे से एक पहाड़ी के पीछे छिपकर इस इलाके को देख रहे हैं। मैथ्यूज परेशान होकर कहता है, 22 घंटे हो गए, यहाँ कोई नहीं है। सब मरे हुए दुश्मन, टूटी गाड़ियां, कोई हरकत नहीं। मुझे लगता है सब सुरक्षित है। लेकिन आईजैक उसे रोकता है। नहीं, यह किसी बेहद चालाक स्नाइपर का जाल है, और ऐसा जाल सिर्फ एक आदमी बिछा सकता है, जुबा। मैथ्यूज उसकी बात को नजरअंदाज करता है और खड़ा होकर कहता है, मैं कंस्ट्रक्शन साइट चेक करने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मुझे कवर देना। आईजैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यूज सुनता नहीं। मैथ्यूज धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे कई लाशें दिखाई देती है, सबके माथे पर सीधी गोली के निशान। अब उसे भी शक होने लगता है कि कोई अदृश्य स्नाइपर यहाँ पहले से मौजूद है। तभी धाय, एक गोली सीधे मैथ्यूज को लगती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। आईजैक दौड़कर आता है, उसके घाव पर पट्टी बांधता है और रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रेडियो टूटा हुआ होता है। आईजैक मैथ्यूज को हिलते हुए देखता है। वह अभी भी जिंदा है पर बेहोश। रेडियो पर अचानक आवाज आती है। आईजैक सोचता है कि शायद बेस कैंप उससे संपर्क कर रहा है। वह जल्दी जल्दी अपनी स्थिति बताता है और मदद मांगता है, लेकिन रेडियो की दूसरी तरफ बैठा व्यक्ति कहता है, हम तुम्हें देख नहीं पा रहे, अपनी लोकेशन बताने के लिए खड़े हो जाओ या एक गोली चलाओ, तभी हम बचा पाएंगे। यह सुनकर आईजैक समझ जाता है, ये अमेरिकन नहीं है, यह वही इराकी स्नाइपर है, जुबा। जुबा रेडियो पर हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं ही हूँ, और अगर तुम अपने साथी को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझसे बात करते रहो। अब आईजैक मजबूर है। वह जानता है कि जुबा उसके हर शब्द से उसकी मानसिक अवस्था समझ रहा है। जुबा उसे उसके परिवार, उसके ट्रेनिंग, उसके डर, सबके बारे में पूछने लगता है। आईजैक बात करते करते आसपास की जमीन पर नक्शा बनाने लगता है ताकि वह पता लगा सके कि जुबा किस दिशा से गोली चला रहा है। आईजैक टूटे हुए मलबे और घास के बीच पड़ा है। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि स्नाइपर आखिर कहाँ छुपा हो सकता है। आखिरकार वह माइक्रोफोन की ओर हाथ बढ़ाते हुए जोर से पूछता है, तुम कौन हो? आखिर क्या चाहते हो? स्नाइपर हंसते हुए जवाब देता है, मैं तो यहाँ का आम आदमी हूँ, बस अपनी जमीन की सुरक्षा कर रहा हूँ। आईजैक गुस्से में भरकर कहता है, ये सब क्यों कर रहे हो? युद्ध तो कब खत्म हो गया। जिन लोगों को तुमने मारा वो सब मासूम मजदूर थे। वो पाइपलाइन बिछाने आए थे जिससे तुम्हारे ही देश को फायदा होने वाला था। सुनते ही वह आदमी जोर से हंसता है, तुम्हारे लिए युद्ध खत्म हुआ होगा, हमारे लिए कभी नहीं। और ये पैसा सरकार तक जाएगा, कभी नहीं। ये सब दिखावा है। फिर अचानक वह आईजैक से पूछता है, अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं बताते? डरते हो? आईजैक का गुस्सा फूट पड़ता है, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। स्नाइपर तुरंत कहता है, ठीक है, तो बताओ कि मैथ्यूज की मौत कैसे होगी? आईजैक चौंक जाता है, तुम्हें मैथ्यूज का नाम कैसे पता? वह आदमी बड़े आराम से कहता है, मैं सब जानता हूँ। तुमने कितने लोगों को मारा, कितनी गलतियां की। एक गलती से एक सैनिक मरा था। 3 याद है ना?
डीन का नाम आते ही आईजैक की सांसें थम जाती है। उसका हाथ कांपने लगता है, क्योंकि डीन सच में उसकी गलती से मर गया था। गोली निशाने पर नहीं लगी और सीधे डीन को लग गई थी। स्नाइपर उसकी मानसिक चोटों पर नमक छिड़कता रहता है। ये बोझ तुम्हें हमेशा उठाना पड़ेगा। अब आईजैक को बहुत प्यास लगती है। वह पानी की बोतल उठाता है, पर देखता है कि वह बीच में से छिद्रित हो चुकी है। स्नाइपर हंसते हुए कहता है, हाँ, वो मैं ही किया। तुम्हारी बोतल, तुम्हारा रेडियो, सब कुछ तोड़ा ताकि तुम यहाँ फंसे रहो। घुटने पर गोली मारी ताकि तुम भाग न सको। अब समझ गए कि तुम्हारी मौत कितनी दर्दनाक होगी। आईजैक चिल्लाता है, तुम आतंकवादी हो। स्नाइपर जवाब देता है, दिलचस्प बात यह है कि तुम लोग हमारे देश में आए, बंदूक उठाई, हमारे लोगों को मार रहे हो और हमें आतंकवादी कहते हो। इसी बीच आईजैक को एक बड़ा कचरे का ढेर दिखता है। तुरंत समझ आता है कि दुश्मन वहीं छुपा हुआ है। वह सवाल करता है, तुम पहले अमेरिकी सेना में तो नहीं थे? तुम्हारी ट्रेनिंग देखकर ऐसा लग रहा है। स्नाइपर बिना किसी भाव के कहता है, नहीं। आईजैक अब मानसिक रूप से टूटने लगता है। अगर मैं यहाँ से जीवित भी निकल गया तो भी डीन के परिवार का चेहरा हमेशा याद रहेगा। स्नाइपर मुस्कुराता है, मरने के बाद तुम्हारी जुबान और सिर दोनों काट दूंगा। ये सुनते ही आईजैक बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद होश में आते ही वह अपना हेलमेट लकड़ी पर रखकर कपड़ा डालकर स्नाइपर को भ्रमित करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं। आखिरकार वह पास जाकर एक राइफल और कुछ उपकरण उठाता है, पर वापस आते ही देखता है कि उसका ढाल, उसका सपोर्टर टूट चुका है। अब वह स्नाइपर को देख भी नहीं सकता। इसी समय उसे पता चलता है कि मैथ्यूज अभी भी जीवित है, बस घायल है और सब कुछ सुन रहा है। आईजैक चिल्लाता है, मैथ्यूज, सुनो, स्नाइपर कचरे के ढेर के पीछे है। मैं उसे बातें करा के ध्यान भटकाऊंगा, तुम उसकी जगह देखने की कोशिश करो। मैथ्यूज एक छोटा सा शीशा निकालता है और धीरे धीरे देखने लगता है। आईजैक फिर से स्नाइपर से बात छेड़ता है। स्नाइपर बताता है कि वह कभी एक शिक्षक था, लेकिन एक हमले में उसके सारे स्टूडेंट्स मर गए। तभी से वह टूट गया और उसका एक ही मकसद रह गया, बदला। अचानक तेज हवा चलती है, रेत उड़ने लगती है। मैथ्यूज इस मौके का फायदा उठाकर राइफल को तैयार करता है और गोली चलाता है, लेकिन स्नाइपर पहले फायर कर देता है और गोली मैथ्यूज के हाथ में लगती है। राइफल गिर जाती है। इसी अफरातफरी में हेलीकॉप्टर आते दिखते हैं। आईजैक समझ जाता है कि मदद आ गई है। वह एक दीवार तोड़ देता है ताकि स्नाइपर का निशाना बिगड़ जाए। स्नाइपर खुश होकर कहता है, वाह, अब तुम्हारे दोस्त भी आ गए, खेल और मजेदार होगा। आईजैक गुस्से में लगातार फायरिंग करता है। मैथ्यूज और सभी सैनिक वहीं मारे जाते हैं। स्नाइपर फिर रेडियो उठाकर बेहद शांत आवाज में कहता है, यहाँ हालात बहुत खराब है, तुरंत मदद भेजो। और इस तरह उसका खतरनाक खेल फिर से शुरू हो जाता है।